Hello everyone, this is the part 2 video of December 24 paper of BCHET 149. So let us continue with the solutions. So our question is, what are drugs and what is the role of SAR studies in drug development? SAR studies वाला question बेटा repeated question ये already हम discuss कर चुके हैं, but फिर भी we'll do it once more. तो what is drug? तो drug basically क्या है? हाँ, the word drug is derived from Greek फार्माकॉन. एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन, जिसका मीनिंग होता है ड्रग. अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स ऑन द लिविंग बॉडी, alter the physiological process and is used for prevention, diagnosis, control and treatment of disease. तो बेसिकली वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है. सो अ ड्रग इज़ ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. तो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, दैट इज API. ड्रग हैज़ नो अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म एंड डोज. ड्रग की कोई अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म नहीं होती. जो ड्रग की डोज होती है वो डिपेंड करती है कंडीशन टू कंडीशन, डिजीज़ टू डिजीज़ और उसकी सिवियरिटी पे. Generally, a drug is not using directly for treatment because it need to be designed in suitable dosage form and dose. तो किसी भी ड्रग को हम डायरेक्टली ऐसे ही एक सॉल्ट की फॉर्म में नहीं कंज्यूम करते. उस ड्रग को पहले प्रिपेयर करा जाता है उसकी सूटेबल डोसेज में. डोसेज मतलब कि 5 मिलीग्राम होनी चाहिए या 50 मिलीग्राम होनी चाहिए या 80, कितनी होनी चाहिए, उसकी डोसेज फॉर्म क्या होनी चाहिए और कितनी डोज होनी चाहिए, मतलब वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस. तो ये सारी चीज़ें मेजर करी जाती हैं. सोर्स ऑफ ड्रग्स, तो ये जो हमें API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, जो हमें ड्रग्स मिल रहे हैं, ये या तो प्लांट बेस्ड हो सकते हैं या एनिमल बेस्ड. कुछ ड्रग्स जो हैं वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रही हैं, कुछ जो होते हैं वो मिनरल फॉर्म्स होते हैं और कुछ होते हैं जो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली लैब में या फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करे जाते हैं. कुछ हैं सेमी सिंथेटिक सोर्सेज एंड कुछ हैं जो हमें RDT टेक्नोलॉजी से मिलते हैं, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से जो प्रिपेयर करे जाते हैं. जितनी भी मेडिसिन है बेटा वो सारी हमारी क्या है, ड्रग्स है, क्योंकि वो सारी वो केमिकल्स हैं जो हमारे डिजीज़ को प्रिवेंट और कंट्रोल करने में हेल्प करती है. एग्जाम्पल्स हो गए पैरासीटामोल. तो पैरासीटामोल के अंदर जो मेन ड्रग है वो क्या है, असीटामिनोफेन. ठीक है, ये एनाल्जेसिक है मतलब पेन किलर है. एंटीपायरेटिक है मतलब कि फीवर को, हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. उसी तरह एक और ड्रग है मॉर्फिन, अगेन इट इज़ एनाल्जेसिक. एम्पिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स. अब अगर हम बात करें SAR स्टडीज़ की कि SAR स्टडीज़ का ड्रग डेवलपमेंट में क्या रोल है. SAR की फुल फॉर्म है बेटा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. इसका मतलब है ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है. ड्रग का जो स्ट्रक्चर होगा वो उसकी वजह से वो क्या काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, वो चीज़ डिपेंड करती है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग डिटरमाइन इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन. डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग एंड फंक्शन रिलेशन हेल्प्स द मेडिसिनल केमिस्ट टू सिंथेसाइज न्यू ड्रग्स. तो ड्रग का जो भी केमिकल फॉर्म वो बना रही हैं उसका स्ट्रक्चर क्या रखें, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जो उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है या उसका जो आइसोमेरिक फॉर्म है वो किस तरीके से रखें कि वो मैक्सिमम फंक्शनल हो, उसका फंक्शन सबसे ज़्यादा हो, उसके साइड इफेक्ट सबसे कम हो. सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड दिस प्रिंसिपल इज रेफर्ड एज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन ड्रग डिस्कवरी टू कैरेक्टराइज एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड गाइड द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स विद इंक्रीज एक्टिविटी. तो ये हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी कंपाउंड की, किसी भी ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमें उसका स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता है, अगर हम उसका वो स्ट्रक्चर पता है जो कि उसको मोस्ट इफेक्टिव बना सकता है. ठीक है, अगर किसी स्ट्रक्चर को चेंज करने से वो मोस्ट इफेक्टिव बन जाए तो ऑब्वियसली वो ड्रग की जो एक्टिविटी है, जो उसका काम है, वो इंक्रीज हो रहा है. It is used to determine the pharmacophore and unwanted side effects. प्लस जो स्ट्रक्चर है कहीं वो ऐसा कोई इफेक्ट तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा जो हमारे लिए हार्मफुल हो. ठीक है, तो अगर किसी एक स्ट्रक्चर की वजह से कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उस स्ट्रक्चर को कैंसिल कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है कि मतलब जो भी हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जो भी हम केमिकल ले रहे हैं, वो केमिकल किस आइसोमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, वो L फॉर्म होनी चाहिए या D फॉर्म होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेट चेन होनी चाहिए या ब्रांचिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करा जाता है डिपेंडिंग अपॉन उसके फंक्शन पे कि हमें क्या फंक्शन उसका चाहिए. इट ऑल्सो हेल्प अस टू नो, जस्ट अ सेकेंड, यस, इट ऑल्सो
help us to know how the minor changes in the molecule would affect the pharmacological activities. The SAR is useful to study the effect of modification of drug analogues. तो जो ड्रग एनालॉग्स होते हैं, मतलब कि जो मिलते जुलते ड्रग्स हैं, जो एक ही तरीके के ड्रग है, उनके अंदर जो मॉडिफिकेशन है उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहे हैं. अब जैसे सपोज करो हमने कहा एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर. यहाँ पे हमने 2 एनाल्जेसिक ड्रग्स के नाम लिखे, लेकिन इन ड्रग ये हैं एनाल्जेसिक, लेकिन कौन सा ड्रग एडवाइस करा जा रहा है, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें वेरी करती है ना. तो यही चीज़, जो ड्रग एनालॉग्स होंगे उनकी जो मॉडिफिकेशन है उसको स्टडी करने के लिए भी SAR हेल्प कर रहे हैं. हाउ मॉडिफिकेशन विल अफेक्ट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब कि उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करी जाए, उनका स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाए कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करे. अगर मान लो हम चाहते हैं कि ये हमारा सेल है और सेल के अंदर जाके वो ड्रग या वो केमिकल काम करे, तो इस मेम्ब्रेन को, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा. या फिर कोई ड्रग ऐसे हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, जो इजीली हमारे प्लाज्मा या हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो उसको वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ेगा. रिसेप्टर के साथ बाइंड करें तो उसके ऊपर हमें स्पेसिफिक ऐसे केमिकल्स लगाने पड़ेंगे जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सके. तो ये सारी मॉडिफिकेशंस अगर करनी है तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाना है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाना है, वाटर सोल्यूबल बनाना है, रिसेप्टर से बाइंड करवाना है, क्या काम करवाना है, इसके लिए हमें उसके स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी. सो दीज मॉडिफिकेशन कैन बी चेंज इन साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट कंपाउंड, या फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज़ या तो लीवो रोटेटरी होगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा. लीड मॉलिक्यूल मतलब कि मेन मॉलिक्यूल जो उस ड्रग का है. नेचर एंड डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि क्या सब्सटीट्यूट करें या कितना सब्सटीट्यूट करें कि ये ड्रग और इफेक्टिव हो जाए. तो अगर हम डिस्कस करें चेंज इन साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट कंपाउंड, इट इज़ वेल नोन दैट अ ड्रग व्हेन टेकन हैज़ टू बी एब्जॉर्ब. ऑब्वियसली अगर हम कोई भी मेडिसिन या केमिकल ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए. एब्जॉर्ब होकर वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स के अंदर जाना चाहिए. दैट मीन इट शुड क्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. हमारी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एपिथेलियल की जो लेयर है उसको क्रॉस करके वो ब्लड के अंदर जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट साइट, और फिर वो टारगेट साइट पे जाके, टारगेट ऑर्गन या टिश्यू पे जाके उस सेल के उस रिसेप्टर के साथ वो ड्रग बाइंड करना चाहिए to produce its pharmacological effect. For this whole process, the structure of the compound of drug or drug is very important, as the drug will bind to the receptor only if its structure fits the receptor. अब मान लो ये एक सेल है और सेल के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर है. इस ड्रग का स्ट्रक्चर अगर कुछ इस तरीके से मान लो बना हुआ है जो इसके साथ इजीली बाइंड हो सके तो ये बाइंड होगा. लेकिन अगर हमने जो ड्रग है वो इस तरीके से बना दिया, या ड्रग हमने इस तरीके से बना दिया कि वो बाइंड ही ना हो सके उस सेल के रिसेप्टर के साथ, तब भी वो इफेक्ट नहीं करेगा. तो मतलब कि स्ट्रक्चर जो है वो मैटर करता है कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाए. ठीक है. इफ़ अ ग्रुप इज एडेड और रिमूव्ड, अगर हम कोई ग्रुप उसके अंदर ऐड करें या रिमूव करें, इट नॉट ओनली चेंजेस द स्ट्रक्चर बट चेंजेस द फंक्शन ऑल्सो, ईदर बाय इनहेंसिंग द इफेक्ट या फिर डिक्रीजिंग द इफेक्ट. अगर हम उसके अंदर कोई भी चेंज कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हैं, तो वो उस चेंज की वजह से, स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से उसके फंक्शन के अंदर भी चेंज होगा, या तो फंक्शन इंक्रीज होगा या फिर फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा. अगर हम सोचें एडिशन की, तो काफ़ी बार कई ग्रुप्स जो होते हैं वो केमिकल्स के साथ अटैच करे जाते हैं. ठीक है. जो भी केमिकल है उसके साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने सिर्फ मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया, या कोई बेसिक ग्रुप ऐड कर दिया, या कोई एसिडिक ग्रुप ऐड कर दिया, ताकि हम उसके फंक्शन को इंक्रीज़ कर सकें, इन्हांस कर सकें. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप के ऐड करने से, मिथाइल ग्रुप बेटा क्या होता है, CH3 ग्रुप, इट कैन इंक्रीज द लाइपोफिलिसिटी. लाइपोफिलिसिटी का मतलब है फैट मॉलिक्यूल के साथ वो ईजिली बाइंड हो सकता है. या जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड की लेयर होती है, वो उस लिपिड के साथ इजीली बाइंड हो जाएगा. या मान लो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वो लिपिड नेचर का है, तो वो उस रिसेप्टर के साथ इजीली बाइंड होने में उसको हेल्प करेगा, क्योंकि मिथाइल जो है वो नॉन पोलर ग्रुप है. नॉन पोलर ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करने में बहुत हेल्प करेंगे. तो मिथाइल ग्रुप अगर हम ऐड करते हैं तो वो उसकी लाइपोफिलिसिटी इंक्रीज़ करेगा, जिससे वो ईजिली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकेगा.
ठीक है। अगर हम ऐड करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट मीन्स OH ग्रुप, तो ये उसकी हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज़ करेगा। हाइड्रोफिलिसिटी मतलब कि वाटर के साथ कंबाइन करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो ये जो भी ड्रग होगा जिसके साथ हमने हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड करें, वो ड्रग ईजिली वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकेगा। इट कैन ऑल्सो कॉज इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट द टारगेट साइट, दस इंक्रीजेज द ड्रग एक्टिविटी। अगर हम कोई बेसिक ग्रुप ऐड करते हैं जैसे अमीन या अमाइड, द बेसिक ग्रुप व्हेन इन फ्री फॉर्म हेल्प ड्रग टू ट्रांसपोर्ट एंड इन सॉल्ट फॉर्म हेल्प द बॉन्डिंग ऑफ ड्रग विद रिसेप्टर। तो अगर ये जो अमीन ग्रुप है ये फ्री फॉर्म में, ये भी और किसी के साथ बाइंड नहीं हुआ, तो ये सेल ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। और अगर ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, तब भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेल्प करेगा और ड्रग को जो रिसेप्टर है या जो टारगेट साइट है उसके साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा। So the next question is, describe any two of the following suitable diagram. Describe any two with suitable diagram. TCA cycle, urea cycle या Merrifield solid phase synthesis of protein. TCA cycle बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, I will put the link in the description. दो हम यूरिया साइकिल भी कर चुके हैं, I will put the link of the old video in the description. But still I am repeating urea cycle. The ammonia formed during amino acid catabolism is toxic. जब भी अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन होता है उस टाइम पे बेटा रिलीज होता है अमोनिया, दैट इज NH3। ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है और इसको हमारी बॉडी से निकालना ज़रूरी, ठीक है। लेकिन ये अमोनिया इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो सकता। इसको एक्सक्रीट करने के लिए पहले इसको किस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है? यूरिया में, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए तो बना हुआ है, लेकिन अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए नहीं बना हुआ। तो अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन में क्या फॉर्म हुआ? अमोनिया फॉर्म हुआ। ये अमोनिया हमारी बॉडी में ईजिली एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? यूरिया में, जो कि एक लेस टॉक्सिक फॉर्म है और ईजिली एक्सक्रीट हो जाती है। तो वो प्रोसेस जिसमें हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूरिया साइकिल, इसको क्रेब हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं और ये होती है हमारे लिवर में। दिस पाथवेज टेक्स प्लेस बोथ इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ये स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड लेटर ऑन कंटिन्यू होता है साइटोप्लाज्म में। अगर अब यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू देखो, एक चीज़ बेटा याद रखो, अगर साइकिल है तो उसकी डायग्राम याद रखनी पड़ेगी। उसकी जो डायग्राम है कि क्या मॉलिक्यूल किस में चेंज हो रहे हैं और उसके जो एंजाइम्स हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स जो हैं, तो डायग्राम्स और एंजाइम्स ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पहले इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ था वो CO2 के साथ कंबाइन कर रहा है और बना रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो कंबाइन करेगा ऑर्निथीन के साथ। ऑर्निथीन किसके साथ कंबाइन हुआ? कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ, और बन गया सिट्रोलिन, ठीक है। सिट्रोलिन कंबाइन हो रहा है एस्पार्टेट के साथ और बना रहा है आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट में से फर्दर फ्यूमरेट रिलीज हो रहा है और बन जाता है आर्जिनिन, और आर्जिनिन जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर यूरिया को रिलीज़ कर रहा है और बना रहा है ऑर्निथिन। अगेन एक बार ये वाली साइकिल देखेंगे और साथ के साथ इसके एंजाइम्स ओवरव्यू करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? जो NH3 वो था वो CO2 के साथ कंबाइन हुआ और क्या बन गया? कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन बिकम सिट्रोलिन। सिट्रोलिन में ऐड होता है एस्पार्टेट, बन जाता है आर्जिनोसक्सिनेट। उसमें से फ्यूमरेट रिलीज होता है, बनता है आर्जिनिन, और फिर यूरिया रिलीज होता है, बनता है ऑर्निथीन। तो जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट बना, वहाँ पे हमारा एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सेकेंड एंजाइम जहाँ पे ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेटेज कंबाइन हो रहे हैं, तो वहाँ हमारा एंजाइम है ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे सिट्रोलिन बना और सिट्रोलिन के साथ अब एस्पार्टेट ऐड हो रहा है, वहाँ पे क्या बन रहा है? आर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है। तो हमारा जो एंजाइम है वो है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। उसके बाद बन रहा है आर्जिनिन और फ्यूमरेट रिलीज हो रहा है, तो हमारा जो एंजाइम है वो बन रहा है आर्जिनोसक्सिनेट लाइसेस। मतलब कि लाइस मतलब ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आर्जिनोसक्सिनेट लाइस। आर्जिनिन से बनेगा ऑर्निथीन, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आर्जिनेज। तो अगर हम मेन एंजाइम्स की बात करें 1 2 3 4 एंड 5 एंजाइम्स जो है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। दिस इज़ अगेन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव इमेज है, अगर आप इसको कर सको, लेकिन है वही चीज़। अमोनिया कंबाइन हो रहा है, बन रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है 2 ATP यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्निथीन कंबाइन हो रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ, बन रहा है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन से बन रहा है हमारा पहले एक इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद बनता है आर्जिनोसक्सिनेट। लेकिन इस प्रोसेस में भी अगर आप देखोगे तो ATP से कन्वर्ट होकर बन रहा है AMP,
ठीक है जी। और यहाँ पे ऐड हो रहा है एस्पार्टेट, आर्जिनोसक्सिनेट से फ्यूमरेट रिलीज हो रहा है और बन रहा है आर्जिनिन, और आर्जिनिन से बना ऑर्निथीन। So the cycle starts in mitochondria. Stepwise details are given below. सबसे पहला है formation of carbamyl phosphate, condensation of ammonium ion. जो अमोनियम आयन है वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। अमोनियम आयन दैट इज NH4+ और बाइकार्बोनेट आयन मतलब HCO3-। With the help of enzyme carbamyl phosphate synthetase 1 which is present in liver mitochondria, और इस रिएक्शन में 2 ATP यूज होते हैं। नेक्स्ट बनता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन में क्या होता है, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट बना था वो कंबाइन होगा एक अमीनो एसिड के साथ। कौन से अमीनो एसिड के साथ? ऑर्निथीन के साथ। और क्या बन रहा है? सिट्रोलिन। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो कौन सा है? ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमोलाइज। सिट्रोलिन इज ईजिली परमिएबल टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो सिट्रोलिन बना ये ईजिली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो ये क्रॉस करके आ जाएगा बाहर। और अब जो आगे की साइकिल कंटिन्यू होगी वो कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म में। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, अब सिट्रोलिन बन गया। सिट्रोलिन के बाद नेक्स्ट क्या बनता है? आर्जिनोसक्सिनेट। सिट्रोलिन आफ्टर डिफ्यूजिंग इनटू साइटोप्लाज्म बाइंड विद अनदर अमीनो एसिड दैट इज अस्पार्टेट और बनाता है आर्जिनोसक्सिनेट। ये रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला एंजाइम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। दिस मार्क्स द एंट्री ऑफ सेकेंड अमीनो ग्रुप फॉर अमोनिया फ्रॉम अस्पार्टेट। अस्पार्टेट से एक और अमोनिया जो है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। आर्जिनोसक्सिनेट के बाद बेटा बनता है आर्जिनिन। आर्जिनोसक्सिनेट क्लीव होता है, ब्रेक होता है रिवर्सिबली इनटू आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट, और यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है आर्जिनोसक्सिनेज। फ्यूमरेट जो है वो एंटर कर जाएगा TCA साइकिल में। तो ये एक स्टेप है जो लिंक कर रहा है TCA साइकिल और यूरिया साइकिल को। ठीक है, इसको क्रेब्स बाइसाइकिल भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम वापस अपनी यूरिया साइकिल पे ही रहें तो आर्जिनोसक्सिनेट ने क्या बना दिया? आर्जिनिन बना दिया और फ्यूमरेट रिलीज़ हो गया। अब आर्जिनिन क्या करेगा? अब यहाँ से यूरिया रिलीज़ कर देगा और बना देगा ऑर्निथीन। एंजाइम आर्जिनेज लाइसेस आर्जिनिन इनटू ऑर्निथीन एंड यूरिया। तो जो एंजाइम है वो जो एंजाइम आर्जिनेज है वो आर्जिनिन को ब्रेक डाउन करेगा ऑर्निथीन में और यूरिया में। यूरिया रिलीज हो जाएगा और ऑर्निथीन साइकिल के अंदर कंटिन्यू चलता रहेगा। यू मे नोट हियर दैट दो आर्जिनिन इज सिंथेसाइज इन द बॉडी, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में बन रहा है, लेकिन स्टिल वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता। तो इसीलिए हम उसको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि एक कैटेगरी होती है एसेंशियल अमीनो एसिड, एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं है, वो हमें अपनी डाइट में और फूड में लेने पड़ेंगे। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब वो अमीनो एसिड जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर ईजिली बन रहे हैं। आर्जिनिन है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, ये हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, ये यूरिया साइकिल में यूज़ हो रहा है, ये बाकी कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर में यूज़ नहीं होता। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द फूड, तो हमें इसको फूड में डाइट में कंज्यूम करने की ज़रूरत है। ऑर्निथीन जनरेटेड इन दिस स्टेप इज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम आर्जिनेज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है। अगर ऑर्निथीन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो इस रिएक्शन को रोकने लग जाएगा, आर्जिनेज एंजाइम को इनहिबिट करने लग जाएगा। ऑर्निथीन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया टू इनिशिएट अनदर राउंड ऑफ यूरिया साइकिल, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप था यूरिया साइकिल का वो शुरू कहाँ पे हो रहा है? वो शुरू हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये जो स्टेप था, सिट्रोलिन तो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया था, तो ये जो पूरा स्टेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये पूरा जो स्टेप है सिट्रोलिन से लेकर ऑर्निथीन तक का, ये कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ऑर्निथीन वापस एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके आगे का जो साइकिल है ऑर्निथीन से लेकर सिट्रोलिन तक, वो बेटा कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है जी, चलो। सो ये हमारा जो बाइसाइकिल जो हमने कहा लिंक होता है, तो यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट से जब आर्जिनिन बन रहा है तो फ्यूमरेट रिलीज हो रहा है। ये फ्यूमरेट हमारा किस में यूज़ होता है? TCA साइकिल में भी यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। तो सॉलिड फेज सिंथेसिस मतलब ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे प्रोटीन को किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच करके सिंथेसाइज करा जा रहा है, पेप्टाइड चेन बनाई जा रही है। सबसे पहले ये समझो, पेप्टाइड चेन अगर बनाई जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे अमीनो एसिड को एक के साथ एक हम जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स।
तो द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड ऑफ सिग्निफिकेंट लेंथ जैसे कि 10 रेसिड्यूज बाय सोल्यूशन फेस अप्रोच रिक्वायर्स मेनी स्टेप द प्रोडक्ट मस्ट बी केयरफुली प्योरिफाइड आफ्टर ईच स्टेप टू प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस रिएक्शंस. To facilitate the tedious and time-consuming purification and reduce the material losses that occur in handling, a modification of this strategy has been developed. देखो ये मेरीफील्ड वेज जो है ना, ये अच्छा तरीका है जिसमें हमें प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिल रहा है. इसके अलावा भी स्टैंडर्ड वेज होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है पेप्टाइड्स की. तो जो प्रोसेस हमारे लिए ज़्यादा बेटर है उस प्रोसेस का नाम क्या है? मेरीफील्ड सिंथेसिस. इट इन्वॉल्व अटैचमेंट ऑफ द सी टर्मिनस ऑफ द पेप्टाइड चेन टू एन इनसोल्यूबल पॉलीमेरिक रेजिन एज ए सॉलिड सपोर्ट. तो हमने एक पॉलीमेरिक रेजिन तैयार करा जिसको हमने एक सॉलिड सपोर्ट की तरह, जैसे ये एक रेजिन है, इसके साथ हमने सबसे पहला अमीनो एसिड ज्वाइन कर दिया. बेटा कोई भी अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एंड होता है और एक अमीनो एंड होता है. तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक जो सी टर्मिनल है ना रेजिन से, वो अटैच हो रहा है. ठीक है. यूजुअली हैविंग द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल बीड्स. तो ये जो सॉलिड सपोर्ट है ये छोटे छोटे बीड्स की फॉर्म में होता है. सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन इज सिंपली डन बाय फिल्टरेशन एंड वॉशिंग द बीड्स विद अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट. द रिएजेंट फॉर नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड एडिशन आर देन एडेड. हमने पहले रेजिन के साथ एक अमीनो एसिड को ऐड कर लिया. अब दूसरा अमीनो एसिड जोड़ने के लिए जो रिएजेंट्स डालने की ज़रूरत है, पहले हम वो रिएजेंट्स डालेंगे एंड द प्योरिफिकेशन स्टेप्स आर रिपीटेड. तो हमने क्या करा, पहले रेजिन के साथ एक अमीनो एसिड को अटैच कर दिया, उसके बाद दूसरे अमीनो एसिड को ऐड करते वक्त हमें साथ में कुछ रिएजेंट्स डालने पड़ रहे हैं ताकि ऐड हो जाए, और हर अमीनो एसिड को ऐड करने के बाद हमें एक प्योरिफिकेशन स्टेप करना पड़ रहा है ताकि कोई रिएजेंट्स यहाँ पे अटैच तो नहीं हो गए या कोई रिएजेंट्स क्रॉस लिंक तो नहीं हो गई या जो भी एक्स्ट्रा रिएजेंट है उनको वॉश ऑफ करने की जरूरत है. द एंटायर प्रोसेस मे बी ऑटोमेटेड एंड पेप्टाइड सिंथेसिस मशीन बेस्ड ऑन मेरीफील्ड अप्रोच आर कॉमनली कमर्शियली अवेलेबल. The Merrifield solid phase method, also known as solid phase particle peptide synthesis (SPPS), is a technique used to synthesize peptides and small proteins by attaching the growing peptide chain to a solid support. जिसमें हम peptide chain को किससे अटैच कर रहे हैं? एक solid support से, जो basically polystyrene beads होते हैं, and building it up step by step. This approach streamlines the synthesis process, make it more efficient and amenable to automation. अब यहाँ पे basically जो steps हो रहे हैं, पहला step है बेटा covalent attachment. The first amino acid is covalently attached to the solid support, मतलब कि जो resin के साथ हम उसको अटैच कर रहे हैं, और कौन से टर्मिनल से? सी टर्मिनल से. रिपीटिंग साइकिल, अ रिपीटिंग साइकिल ऑफ 4 स्टेप इन इज दस यूज टू बिल्ड द पेप्टाइड. अब रेजिन के साथ ये अमीनो एसिड अटैच हो गया, लेकिन इस अमीनो एसिड के साथ दूसरे अमीनो एसिड या उनके साथ और अमीनो एसिड को अटैच करने के लिए हमें 4 स्टेप्स को बार बार रिपीट करना पड़ेगा. तो ये 4 स्टेप्स क्या है? पहला है डी प्रोटेक्शन. द प्रोटेक्शन ग्रुप ऑन द एंड टर्मिनस ऑफ द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन इज रिमूव. देखो जो भी अमीनो एसिड होता है उसका एक सी टर्मिनल है, एक एन टर्मिनल है. एन टर्मिनल के ऊपर ना हम एक मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं जिसको हम बोल देते हैं प्रोटेक्शन. ठीक है. जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल को लाने की ज़रूरत है तो सबसे पहले हमें उसकी ये प्रोटेक्शन रिमूव करने की ज़रूरत होगी. ओके जी. तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हम कर रहे हैं डी प्रोटेक्शन. द प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑन द एंड टर्मिनस ऑफ ग्रोइंग पेप्टाइड इज रिमूव्ड. सबसे पहले हमने उस पेप्टाइड पे से एंड टर्मिनस हटाया. द नेक्स्ट प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, जैसे सपोज करो ये है, एक सेकेंड, हाँ जी, ये है रेजिन. रेजिन के साथ हमने अटैच करा अमीनो एसिड. अमीनो एसिड का बेटा सी टर्मिनल जो है वो रेजिन के साथ अटैच है और एन टर्मिनल जो है वो फ्री है, लेकिन एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड है. यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल अटैच करा हुआ है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है. अब जब हमें एक दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे लाके अटैच करना है तो इस एंड पे से पहले ये मॉलिक्यूल हमें हटाना पड़ेगा. तो हमने क्या करा, पहले इस प्रोटेक्शन को यहाँ से हटाया और इस प्रोटेक्शन को हटाने के बाद ये दूसरा जो अमीनो एसिड है वो इधर आके, एक सेकेंड, वो इधर आके अटैच हो गया लाइक दिस. लेकिन ये जो दूसरा अमीनो एसिड है इसकी भी सेम स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे एक एन टर्मिनल था तो ऑब्वियसली इसका सी टर्मिनल इधर आके बाइंड हुआ. इसका जो एन टर्मिनल है वो भी प्रोटेक्टेड है. तो नेक्स्ट स्टेप को करने से पहले इसकी प्रोटेक्शन भी हमें हटानी पड़ेगी. तो अब एक बार वापस आ जाते हैं थ्योरी पे. अ रिपीटिंग साइकिल ऑफ 4 स्टेप्स इज देन यूज टू बिल्ड द पेप्टाइड. सबसे पहले डी प्रोटेक्शन, एन टर्मिनस पे से जो हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो रिमूव करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप है कपलिंग. जो नेक्स्ट प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है, हमने पहले वाले अमीनो एसिड पे से जो प्रोटेक्शन थी वो हटा दी. अब जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है जो ऑलरेडी
प्रोटेक्टेड है वो आके इधर अटैच हो जाएगा फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा वॉशिंग एंड प्योरिफिकेशन। रेजन बीड्स को हम वॉश करेंगे ताकि इसमें से एक्सेस रिएजेंट्स और बाई प्रोडक्ट्स जो है वो रिमूव हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिप्रोटेक्शन। द प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एन टर्मिनस, अब यहाँ पे जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था हम इसको हटा देंगे ताकि यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड आके अटैच हो सके। लेकिन जो तीसरा, हर एक अमीनो एसिड के साथ एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ होता है और हर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड को ऐड करने से पहले हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप हटाना पड़ता है। Purification and automation. The solid support allows for easy separation and purification of the peptide intermediate by filtration and washing. तो ये जो solid support है ये हमें हेल्प करता है ताकि हम easily उनको वॉश करके जो भी एक्स्ट्रा reagents वगैरह हैं वो सब हटा सकें। द एंटायर प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड, मतलब मशीन में कर सकते हैं, मैनुअली करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसके लिए कमर्शियली अवेलेबल मशीन्स अवेलेबल है। फाइनल स्टेप क्या है, वंस द डिजायर्ड पेप्टाइड सीक्वेंस इज असेंबल्ड इट इज़ क्लीव फ्रॉम द रेजन सपोर्ट। हमने उसको रेजन सपोर्ट से हटा दिया और क्या यूज़ करके हटाया, बेंजाइल एस्टर क्लीवेज को ब्रेक करके हटाया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा रेजन के साथ पहले हमने एक अमीनो एसिड अटैच करा हुआ था अमीनो, अब उसके बाद हम उसकी डी प्रोटेक्शन करेंगे, मतलब डी प्रोटेक्शन मतलब उसमें से जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो हटाएंगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप हटाने के बाद हम उसको एक्टिवेट करेंगे और किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो है BOC, तो हम इस BOC को यहाँ से हटा देते हैं। जो दूसरा, अब ये बन गया ऐसे, तो ये एक्टिवेट होगा और यहाँ पे आके जो दूसरा अमीनो एसिड है उसका भी एन टर्मिनल आप देखो BOC के साथ प्रोटेक्टेड है, वो जो दूसरा अमीनो एसिड है वो इधर आके अटैच हो जाएगा और हमें मिला ये मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला अमीनो एसिड है इतना और ये वाला पार्ट आ गया हमारा सेकेंड वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन है, जब हमें थर्ड अमीनो एसिड लाना होगा तो इस प्रोटेक्शन को भी, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को भी हमें हटाना पड़ेगा। तो इन जनरल टर्म वी कैन से दैट द सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस इज डन बाय 3 सेट ऑफ ऑपरेशन। चेन असेंबली ऑन द रेजन, सबसे पहले हमने एन रेजन के साथ अटैच करा। एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड इज कोवेलेंटली अटैच टू द पॉलीमर एंड दिस इज कॉल्ड एंकरिंग। तो जो भी अमीनो एसिड है उसका एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड है और रेजिन पे वो कौन से टर्मिनल के साथ अटैच हो रहा है, C टर्मिनल के साथ। क्लीवेज एंड डी प्रोटेक्शन, second step है cleavage and deprotection of peptide chain. Here the assembled peptide is cleaved from the resin and the deprotected simultaneously or sequentially. तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हर एक स्टेप के बाद deprotect करते हैं और लास्ट में आके जब हमारी पेप्टाइड चेन, जितने अमीनो एसिड हमने ज्वाइन करने थे, जब वो हमारी डिजायर्ड पेप्टाइड चेन बन गई तो ये जो रेजिन सपोर्ट है उससे हम उसको क्लीव कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और लास्ट में जो भी पेप्टाइड चेन हमें मिली हम उसकी प्योरिफिकेशन करें। प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द टारगेट पेप्टाइड। द पेप्टाइड इज प्योरिफाइड बाय advanced chromatographic method and characterized by spectroscopic method. Two or more moderately sized peptides can be joined together by selective peptide bond formation involving side chain functions are protected and do not interfere. तो जब भी हम दो पेप्टाइड चेन को अटैच कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनमें सिलेक्टिव पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि देखो एक C टर्मिनल होता है, एक N टर्मिनल होता है, लेकिन उसके अलावा भी बेटा अमीनो एसिड में, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो उसमें हमने देखा था उसके अलावा भी वहाँ पे ग्रुप होते हैं, कभी सल्फर होता है, कभी कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, कभी पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक, बेसिक, कितने सारे ग्रुप्स अटैच होते हैं ना। लेकिन वो ग्रुप्स आपस में बाइंड ना कर जाए, वो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के साथ बाइंडिंग ना करें, तो उन ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है कि ये जो बाइंडिंग है वो C और N टर्मिनल के बीच में ही हो। इन दिस मैनर पेप्टाइड एंड स्मॉल प्रोटीन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब। हाउएवर इवन इफ केमिस्ट assemble the primary structure of a natural protein in this or any other fashion, it may not immediately adopt its native secondary, tertiary और quaternary structure. तो अगर हमने ऐसे रेडी करा भी, एक लीनियर स्ट्रक्चर रेडी कर भी दिया, ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन को बनाने के लिए फंक्शनल हमें उसका सेकेंडरी या टर्जरी या कभी कभी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ता है। मेनी फैक्टर्स सच एज pH, टेम्परेचर, आयंस जो होते हैं वो कन्फर्मेशनल कॉइलिंग को, कि वो कैसे एक दूसरे के साथ और बाइंड करेगा कि सेकेंडरी टर्जरी स्ट्रक्चर्स बने, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई हायर स्ट्रक्चर आर एस्टैब्लिश्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला हमारा है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है बेटा वो हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ प्रोटीन हमें सपोर्ट देते हैं, कुछ जो है वो हमें मेटाबॉलिज्म में न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट में, कुछ स्टोरेज में, और कुछ जो है वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में। इंजाइम्स होते हैं, कुछ कैरियर्स होते हैं। तो हेयर इज़ अ टेबल। सबसे पहला अगर हम बात करें, देयर आर फ्यू प्रोटीन्स विच आर एक्टिंग एज इंजाइम्स। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं?
तो एंजाइम हमारी बॉडी में जैसे कि कैटालेज है, ये कैटालेज एंजाइम जो है वो पेरोक्साइड में हेल्प करता है, पेरोक्सीडेज में। NADPH ऑक्सीडेज है। और बहुत कॉमन एग्जाम्पल डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे प्रोटीनेशियस है नेचर में, ठीक है, और ये सारे एंजाइम्स हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस लाइक डाइजेशन इज स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट, हेल्प इन ब्रेक डाउन। तो हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट है या जो एंजाइम्स है बेसिकली स्पेशली डाइजेशन के, वो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में सबसे मेन एग्जाम्पल हमारे आ गए हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन का मतलब ही प्रोटीन है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन ये प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ही मेनली ऑक्सीजन बाइंड होता है, तभी RBCs ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन ही है जिसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ CO2 भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसके साथ बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन। अब इंसुलिन क्या कर रहा है, शुगर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। थायरॉक्सिन हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये जो सारे हार्मोन्स है वो प्रोटीनेशियस नेचर में। लेकिन हार्मोन्स अगर आपने पढ़े हो तो हार्मोन्स कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। तो हमने बोला कि देयर आर फ्यू प्रोटीन्स विच आर ऑल्सो फंक्शनिंग एज हार्मोन्स, ठीक है जी। So chemical signaling molecules of the body and are secreted by endocrine cells that act to control and regulate the physiological process. तो ये hormones के chemical signaling molecules हैं जो हमारे endocrine cell या endocrine gland से रिलीज होते हैं और ये रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस को, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। हार्मोन्स जो हो सकते हैं वो स्मॉल प्रोटीन भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो हमारे प्रोटीन वाले हार्मोन हो गए ये 3, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये चीज़ हमें पता है कि मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और मसल के अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। स्टोरेज प्रोटीन की अगर बात करें तो स्टोरेज प्रोटीन ज़्यादातर बेटा प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन, एग वाइट एल्बुमिन जो है वो भी एक स्टोरेज प्रोटीन है। तो ये एल्बुमिन ज़्यादातर एग के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये इसका काम क्या है, अर्ली डेवलपमेंट इन द एम्ब्रियो में, या लेग्यूम जो है वो सीडलिंग के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डिफेंस में, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में डिजीज़ से। उसके लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडीज़। तो जो भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है, चाहे वो IgG है, चाहे वो IgM है, चाहे वो IgA है, वो सारी जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम IG क्यों लिखते हैं, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन बोल रहे हैं, और अगर वो ग्लोबुलिन है दैट मीन्स वो प्रोटीन है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एक्टिन, ट्यूबुलिन और केराटिन, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स और शेप देते हैं हमारे सेल को और हमारे साइटोस्केलेटन। केराटिन की अगर हम बात करें तो अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट में इंटेग्यूमेंट्स पढ़ा होगा तो इंटेग्यूमेंट्स के अंदर हमारे नेल्स में, हेयर्स में, जो एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं, एंटलर्स होते हैं, ठीक है, इन सब के अंदर भी केराटिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट ऑन आइसोएंजाइम्स। आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, कभी कभी कुछ एंजाइम्स जो हैं एक ही एंजाइम है बट वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, आइसोएंजाइम। सम टाइम एंजाइम कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शन एग्जिस्ट इन डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक फॉर्म्स इन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम स्पीशीज़। मतलब एक ही स्पीशीज़ के अलग अलग टिश्यू में वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। मान लो अगर ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा भी एक एंजाइम होता है CPK, दैट इज़ क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। अब इसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं, MM, MB, BB। मतलब ये हमारे मसल में, ब्रेन में प्रेजेंट होता है और अलग अलग फॉर्म, ब्रेन में जो फॉर्म प्रेजेंट है वो अलग है, मसल में जो फॉर्म प्रेजेंट है वो अलग है। उसी तरह एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज आइसोएंजाइम्स एंड दीज रिजल्ट ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इज एन इंटरेस्टिंग एंड एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। इसके अंदर बेटा 4 सब यूनिट्स हैं और ये बना हुआ है 2 टाइप की चेन से, अल्फा और बीटा, ठीक है, विच आर कोडेड फॉर 2 डिफरेंट जीन्स। देर आर 2 टाइप ऑफ सब यूनिट्स कंबाइन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। हमें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो अलग अलग 5 फॉर्म में मिल सकता है। या तो जो चारों चेन्स थी, जो चारों सब यूनिट है वो क्या है, अल्फ़ा 4, या फिर अल्फ़ा 3 और 1 बीटा, या फिर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, या फिर अल्फ़ा और बीटा 2, या फिर बीटा
3, आई थिंक ये होगा अल्फा और बीटा 3, क्योंकि 4 सब यूनिट होने चाहिए। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के 5 आइसो एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। सो समटाइम्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंजाइम कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शन अकर इन अ स्पीशीज, जिसको हम बोल रहे हैं आइसो एंजाइम्स। दीज मे अराइज फ्रॉम माइनर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेम अमीनो एसिड सीक्वेंस और देयर मे बी डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस। हो सकता है क्योंकि एंजाइम ज़्यादातर हम मान के चलते प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब अगर वो प्रोटीन है तो वो बहुत सारे अमीनो एसिड से बना हुआ है। हो सकता है किसी एक अमीनो एसिड के अंदर कोई थोड़ा सा एक सीक्वेंस में चेंज आ गया हो, या फिर अलग अलग ही अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। द टर्म आइसोएंजाइम इज रिजर्व फॉर दोज फॉर्म ऑफ एंजाइम विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन। ये रिएक्शन एक ही टाइप के रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैटलाइज कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है। इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि इनके अंदर या तो डिफरेंट अमीनो एसिड का सीक्वेंस है या फिर अमीनो एसिड्स ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। द आइसोएंजाइम्स जनरली डिफर इन देयर काइनेटिक एंड रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज़। ये अपनी काइनेटिक मतलब कि अपना रिएक्शन करने की जो स्पीड और रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज़ है उसमें वेरी करते हैं। एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज टिश्यू स्पेसिफिक। और अलग अलग टिश्यू के अंदर हमें अलग अलग टाइप मिलेंगे, वो स्पेसिफिक होगा कि कौन से टिश्यू के अंदर कौन सा टाइप ऑफ आइसोएंजाइम प्रेजेंट है। दिस सजेस्ट दैट काइनेटिक एंड रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर आइसोएंजाइम्स आर एट्यून्ड टू द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू। अब अगर ये डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब जिस टिश्यू के अंदर जो सी फॉर्म रिक्वायर्ड थी ये उसी हिसाब से प्रेजेंट है। The nomenclature of the isoenzyme is based on their electrophoretic mobility. अब जब हम इसका नेम रखते हैं तो नेम इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको रन कराया जाए तो उस टाइम पे इसकी स्पीड के बेसिस पे, किस स्पीड से ये रन करता है उसके बेसिस पे इसका नाम रखा जाता है। द हेक्सोकाइनेस आइसोएंजाइम्स आर नंबर्ड 1 to 4। जैसे कि हेक्सोकाइनेस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसके 4 आइसोएंजाइम्स हैं, उनको हमने नंबर दिया 1, 2, 3 and 4। लेकिन उसका बेसिस क्या था? विद द आइसोएंजाइम 1 हैविंग द लोएस्ट मोबिलिटी, जिसकी मोबिलिटी सबसे कम थी, जो सबसे कम मूव हो रहा था उसको नाम क्या दे दिया? 1। जो उससे ज़्यादा हो रहा था उसको नाम 2, जो और ज़्यादा हो रहा था 3, और जो सबसे फास्टेस्ट था उसका नाम हमने रख दिया 4। ठीक है। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ लें, दैट इज आइसोएंजाइम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल आइसोएंजाइम फॉर्म ऑफ एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। दीज सब यूनिट्स आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप, दैट इज अल्फा एंड बीटा। 5 वे में कंबाइन होते हैं, या तो अल्फ़ा 4 होंगे, या अल्फ़ा 3 और 1 बीटा, या अल्फ़ा 2 और बीटा 2, या फिर 1 अल्फ़ा और 3 बीटा, या फिर 4 बीटा, क्योंकि 4 सब यूनिट तो बनेंगे ही बनेंगे। इस वे में अगर हम देखें तो हमारे पास 5 डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट हैं, जिनको हमने नेम कर दिया LDH1 से लेकर LDH5 तक। LDH1 की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं। LDH1 इज़ प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन हार्ट। LDH5 जो होता है वो ज़्यादातर हमें कहाँ मिलता है? स्केलेटल मसल्स में और लिवर में। प्लस ये सेम टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज कर रही हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड है, इनका जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो अलग है। इनकी हीट लेबिलिटी या हीट सेंसिटिविटी, कि ये कितनी जल्दी हीट को टॉलरेट कर पाते हैं नहीं कर पाते, या ये डिस्टॉर्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं। इसके अलावा भी अगर हम एंजाइम देखें जो कि आइसोएंजाइम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, हेक्सोकाइनेज, अमाइलेज, G6PD दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो आइसोएंजाइमिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, मतलब प्रोटीनेशियस है। कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? पैनक्रियाज में बन रहा है, पैनक्रियाज से सिक्रीट हो रहा है। पैनक्रियाज के अंदर जो सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उनसे सिक्रीट हो रहे हैं। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे कंट्रोल करता है? ये बेसिकली ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट पेप्टाइड हार्मोन सीक्वेंस बाय सैंगर। तो जो सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड होता है, जिससे हम पेप्टाइड की जो हमारे पास पेप्टाइड चेन है, प्रोटीन है, उसमें से हम एक एक अमीनो एसिड अलग करके निकालते हैं और पूरा सीक्वेंस पता करते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड किस ऑर्डर में अरेंज थे इस पेप्टाइड को बनाने के लिए। तो उसमें हमारे पास एक मेथड होता है सैंगर्स मेथड। तो ये पहला पेप्टाइड हार्मोन था जिसको सैंगर मेथड से सीक्वेंस करा गया था। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल हैविंग जस्ट 51 अमीनो एसिड रेसिड्यूज ऑन 2 डिफरेंट चेन्स ऑफ 21 ऑन A चेन एंड 30 ऑन B चेन। तो 2 चेन्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। फर्स्ट चेन A चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड है, B चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स हैं। टोटल इसके अंदर कितने हो गए? 51 अमीनो एसिड्स। एंड दीज 2 चेन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड लिंक। तो अगर मान लो ये एक चेन है
और ये हमारे पास हो गई दूसरी चेन, ठीक है। एक चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड है 21, दूसरी चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड है 30, और ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो रही है डाइसल्फाइड लिंकेज से। सल्फाइड बेटा होता है सिस्टीन अमीनो एसिड के पास, तो जो अमीनो एसिड सिस्टीन है वो सल्फर कंटेनिंग होता है, मतलब कि अगर सल्फाइड लिंकेज हो रही है तो वहाँ पे सिस्टीन अमीनो एसिड इन्वॉल्व होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है साइड चेन सिस्टीन 7 एंड सिस्टीन 20 रेसिड्यू ऑफ ए चेन फॉर्म डाइसल्फाइड लिंकेज विद सिस्टीन 7 एंड सिस्टीन 19। मतलब कि फर्स्ट चेन का सिस्टीन 7 और सेकंड चेन का सिस्टीन 7 आपस में लिंक होते हैं और डाइसल्फाइड लिंकेज बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी डाइसल्फाइड लिंकेज हमें कहाँ देखने को मिलेगी, दूसरी डाइसल्फाइड हमें देखने को मिलेगी सिस्टीन 20, मतलब 20th अमीनो एसिड जो कि सिस्टीन है फर्स्ट चेन का, और 19 अमीनो एसिड दैट 19th प्लेस पे सिस्टीन जो है बी चेन में, उनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिल रही है। इसके अलावा अमीनो एसिड चेन, मतलब जो फर्स्ट वाली चेन है उसके अंदर इंट्रा चेन एसएस लूप भी बन रहा है, मतलब कि विद इन द सेम चेन ही उसका एक लिंकेज बन गया जिसकी वजह से एक लूप फॉर्म हो रहा है। और वो लिंकेज वहाँ कहाँ बन रहा है, 6th और 11 सिस्टीन रेसिड्यू के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिंकेजेस के बारे में, 3 डाइसल्फाइड लिंकेज के बारे में मैंशनड है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपको दिखाया हुआ है कि जो ये वाला सिस्टीन और ये सिस्टीन लिंक्ड है, तो ये हमारा हो गया 7th और ये भी क्या है 7th। उसके अलावा 6th और 11th के बीच में भी लिंकेज होती है जिसकी वजह से यहाँ पे एक लूप बन जाता है, मतलब कुछ ऐसा होता होगा, ठीक है। प्लस यहाँ लिंकेज हो जाती होगी। और नेक्स्ट लिंकेज जो हमारी है वो हमें यहाँ पे दिख रही है विच इज़ बिटवीन 20th एंड 19th मॉलिक्यूल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का हमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है और फंक्शन एक्सप्लेन करना है। Hemoglobin is present in RBCs where it binds with oxygen and transported to the tissues throughout the body। तो हीमोग्लोबिन ये हमें पता है कि आरबीसी के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और जो ऑक्सीजन ये बाइंड कर रहा है जब ये टिश्यूज़ या सेल्स के पास जाता है तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। दिस मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड अल्फा चेन्स। तो यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, अल्फा चेन्स हैं, और विथ 141 रेसिड्यूज ईच। हर एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है और बीटा चेन्स हैं। तो बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जिनमें से 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर है राइटिंग में कि देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो 2 होंगे बेटा अल्फा और 2 होंगे बीटा। अल्फा चेन के अंदर है 141 अमीनो एसिड रेसिड्यू और बीटा चेन के अंदर है 146 अमीनो एसिड रेसिड्यू। ईच चेन हैज़ अ हीम ग्रुप, प्लस हर एक चेन के साथ एक हीम ग्रुप अटैच होता है। हीम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है और हीम ग्रुप ही मेन वो ग्रुप है जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, ठीक है। The 4 polypeptide chain और सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। ये जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोवलेंटली कनेक्टेड नहीं है, नॉन कोवलेंटली कनेक्टेड है हाइड्रोफोबिक टाइप या वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू। 1/3 ऑफ द इंटर जस्ट 1/3 of the interchain contact consists of hydrogen bond and electrostatic interactions which provide specificity for folding process। अब जो hemoglobin का structure होता है ना वो ना quaternary structure होता है, और जब हम बात करते हैं ना quaternary structure की तो मतलब ये structure जिसमें बहुत ज़्यादा folding है, जो molecule है वो linear नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर fold होकर ऐसे एक 3D सा structure बना रहा है। अब जब ये fold हो रहा है तो मतलब कि यहाँ पे और भी जो forces है वो responsible हैं, present है। तो हमने बोला कि जो 1/3 ऑफ चेन है, मतलब जो भी हीमोग्लोबिन चेन है उसकी 1/3 मतलब हाफ से भी कम पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब आयनिक बॉन्ड्स भी बन रहे हैं विच प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी फॉर फोल्डिंग प्रोसेस। हीमोग्लोबिन बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द होल बॉडी। दिस ट्रांसपोर्ट फंक्शन इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके की कुछ एक्सट्रीम कॉइलिंग हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ये हो गई बीटा चेन, अल्फा चेन, बीटा चेन, अल्फा चेन। तो 2 अल्फा चेन प्रेजेंट है, 2 बीटा चेन प्रेजेंट है। हर एक चेन के साथ हीम ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हीम ग्रुप के अंदर हम देखेंगे ये रिंग भी होती है जहाँ पे आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। सो द ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू हीम ग्रुप। दिस मॉलिक्यूल हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ईच कैरिंग अ हीम ग्रुप। 2 अल्फा चेन है ईच हैविंग 141 रेसिड्यूज और बाकी की 2 बीटा चेन है ईच हैविंग 146 रेसिड्यूज। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन जैसे कि हाइड्रोफोबिक, मेनली वैन डर वाल्स टाइप। 1/3 जो है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि उनकी फोल्डिंग में हेल्प कर रहा है।
The alpha and beta chain resemble myoglobin a great deal, and the four subunits resembling myoglobin associate to form the hemoglobin molecule. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मायोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है. दैट रिमाइंड्स मी कि ये भी ज़रूरी हो सकता है कि आपने अगर हीमोग्लोबिन करा तो बेटा एक बार मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी बुक में से कर लो, क्योंकि अगर एक पेपर में हीमोग्लोबिन आया तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में वो मायोग्लोबिन के बारे में क्वेश्चन पूछ लें. तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन की तरह बहुत मिलता जुलता है, ये भी एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. एवोल्यूशन ऑफ मायोग्लोबिन इनटू हीमोग्लोबिन अपीयर्स टू हैव अकम्पनीड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ पोलर सर्फेस ऑफ रेसिड्यूज बाय ऑफ मायोग्लोबिन बाय नॉन पोलर रेसिड्यूज इन द रिलेटेड अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन. मायोग्लोबिन के अंदर जो अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं उनके एंड में बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. सिंस द एक्सपोजर ऑफ नॉन पोलर रेसिड्यूज टू वाटर would have led to instability, alpha and beta chains are associated with each other in such a way so as to drive the non-polar residues into interior to form quaternary structure. अब क्योंकि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसको वाटर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाने देंगे, ठीक है. तो जब इसकी फोल्डिंग होती है, हीमोग्लोबिन की जब फोल्डिंग होती है तो फोल्डिंग इस तरीके से होती है कि जो भी नॉन पोलर पार्ट है बेटा वो फोल्डिंग में इंटीरियर में चला जाए, और जो यहाँ पे थोड़े बहुत पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो सरफेस पे रहे, ठीक है. So the presence of quaternary structure in protein confers several advantage. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की जो भी प्रोटीन अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसकी बहुत क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट है, वो फंक्शनल ही इसलिए. अगर हम उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे तो उसका जो फंक्शन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा. तो मेन अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, टेट्रामर है क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स अटैच है, कंपोज ऑफ 4 सब यूनिट्स. हीम ग्रुप अटैच है. हीम ग्रुप है क्या? एक पोरफायरिन रिंग विद एन आयरन एटम एट द सेंटर. एक पोरफायरिन रिंग है जिसके सेंटर में एटम है और आयरन है, और यही आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है. ग्लोबिन चेन, द सब यूनिट्स आर फोल्डेड इनटू स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लोबिन फोल्ड विच कंसिस्ट ऑफ 8 अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स कनेक्टेड बाय शॉर्ट नॉन हेलिकल रीजन. जब ये फोल्ड होता है ना, एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है और उस 3D स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्लोबिन फोल्ड, और उस ग्लोबिन फोल्ड के अंदर अल्फा हेलिकल सेगमेंट भी, जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है तो बेटा उसमें अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरीके से, या बीटा शीट्स बनती हैं. तो यहाँ पे अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स भी बन रहे होते हैं और कुछ रीजन जो होते हैं वो नॉन हेलिकल होते हैं, मतलब वो स्ट्रेम्स होते हैं, उनमें स्पाइरल नहीं बन रहा. The 4 subunits assemble to form overall hemoglobin, which is a globular protein and complex quaternary structure. Now this part is important. अगर आप चाहो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक है, 2 सब यूनिट अल्फा के होते हैं, 2 बीटा के होते हैं. अल्फा हमने बोल दिया अल्फा पॉलीपेप्टाइड है, 141 अमीनो एसिड है. बीटा पॉलीपेप्टाइड है, 146 अमीनो एसिड है. हीम ग्रुप एक आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक पोरफायरिन रिंग है जिसके सेंटर में आयरन प्रेजेंट है. In the quaternary structure, there is a strong interaction between alpha and beta units. On mild treatment with urea, hemoglobin partially dissociate, but alpha-beta dimers remain intact. The subunits are bound together by mostly hydrophobic interaction, hydrogen bonding, and few ion pairs या salt bridges. अगर आप यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर बेटा हीम का दिया हुआ है, जो हमने बोला ना हीम पोरफायरिन रिंग है, तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटोपोरफायरिन रिंग है. और अगर आप यहाँ पे देखोगे पायरोल रिंग्स जो होती है ना बेटा, 4 पायरोल रिंग्स यहाँ पे अटैच होती हैं और वो मिल के बना रही होती हैं पोरफायरिन रिंग. सेंटर में हमारे पास आयरन प्रेजेंट है, साइड में हमारे पास मिथाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं. तो अल्फा बीटा सब यूनिट का पढ़ चुके हैं. द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, दैट इज heme. The heme group is responsible for distinctive red color. Heme group consists of an organic component and a central iron atom. तो ये बेसिकली अभी तक हमने हीम के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था, so this is about heme. The organic component called protoporphyrin is made up of 4 pyrrole rings. तो ये 4 pyrrole rings जो हैं ये अटैच है और इनको ज्वाइन करके स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको हमने क्या बोला, प्रोटोपोरफायरिन. दीज आर लिंक्ड बाय मिथीन ब्रिजेस टू फॉर्म टेट्रापायरोल रिंग. तो ये 4 पायरोल रिंग कैसे ज्वाइन हो रही है, इनके बीच में मिथीन ब्रिज है. 4 मिथाइल ग्रुप्स, 2 विनाइल ग्रुप्स, 2 प्रोपोर्शनेट साइड चेन्स आर अटैच्ड. ठीक है जी. फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हमें पता है. कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आपको CO2 का ट्रांसपोर्ट पता हो तो हम बोलते हैं 97% CO2 जो है वो प्लाज्मा के साथ डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन 3% CO2 जो है वो RBC के साथ बाइंड होता है. जब RBC हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अगर हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करता है तो हम उसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन.
ठीक है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू वन सब यूनिट इंक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ अनदर। जब चार चेन है ना और चारों के पास अपना हीम ग्रुप भी है, जब एक के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी तो उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से दूसरे में भी बाइंडिंग होगी। जब इसमें बाइंडिंग हो गई तो वो तीसरे की बाइंडिंग को इन्हांस करेगा और वो चौथे की। सो दिस इज कोऑपरेटिव बाइंडिंग। बफरिंग, हीमोग्लोबिन ऑल्सो एक्ट एज अ बफर हेल्पिंग टू मेंटेन पीएच ऑफ द ब्लड। तो जो क्लोराइड शिफ्ट होता है वहाँ पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज द पीएच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो पीएच एंजाइम को कैसे अफेक्ट करता है पीएच। एंजाइम क्या है, एंजाइम वो केमिकल्स होते हैं जो कैटालिटिक होते हैं, मतलब जो एक रिएक्शन ए से बी हो रहा है तो उसके बीच में अगर एक एंजाइम प्रेजेंट है वो इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ठीक है। अब एंजाइम जो होते हैं ज़्यादातर तो प्रोटीनेशियस ही होते हैं नेचर में, तो ये जो है टेम्परेचर पे, पीएच पे, इस तरीके की कंडीशन से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा, पीएच चेंज होगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में वी हैव टू टेल कि पीएच के चेंज करने से एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है और इसका एक एग्जाम्पल देना। एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होगा उस पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पीएच का बहुत फ़र्क पड़ता है। यूजुअली अ स्मॉल चेंज इन पीएच कॉजेज एन अप्रिशिएबल चेंज इन द एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू फंक्शन एज द कैटलिस्ट। अगर पीएच के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो एंजाइम अपना फंक्शन प्रॉपरली या ऑप्टिमम वे में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। Curve showing the rate of enzyme catalysis reaction against change in pH is a bell-shaped curve। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो तो बेटा ये एक बेल शेप्ड कर्व है। जैसे जैसे pH बढ़ रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। जिस पॉइंट पे एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी है वो पॉइंट उसका ऑप्टिमम पीएच हो गया। अगर हमने पीएच को उससे भी ज़्यादा बढ़ाते गए, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करते गए, तो ये एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि एक सर्टेन पीएच रेंज के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है और उस पीएच को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमम पीएच। It shows that enzyme activity is maximum only in a narrow pH range and decreases at both the higher and lower pH। अगर pH इससे कम जाएगा तब भी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है, pH बढ़ेगा तब भी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है। तो उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो एक ऑप्टिमम पीएच रेंज में। द पीएच वेयर एंजाइम शो मैक्सिमम रिएक्शन इज नोन एज ऑप्टिमल पीएच। मोस्ट एंजाइम हैज अ मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी अराउंड पीएच 7। ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो पीएच 7 न्यूट्रल पीएच में मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एंजाइम न्यूट्रल पीएच में ही काम करेगा। कुछ एंजाइम जैसे होते हैं जो एसिडिक पीएच पे सबसे ज़्यादा फंक्शनल होते हैं, या कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बेसिक पीएच पे सबसे ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। However, many enzymes do not have maximum activity at higher or lower pH than this. An important example is that of pepsin. सॉरी, मैंने एंजाइम डू हैव, लेकिन बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनकी हाई पीएच पे या लो पीएच पे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन। पेप्सिन अगर आप रिकॉल करो तो कहाँ से रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब कि स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन रिलीज़ करता है, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ करता है। दैट मीन्स वहाँ पे हमारे पास कौन सा एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो वहाँ का पीएच 1.5 है और हमें पता है कि पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट मीन पेप्सिन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जो पीएच 7 पे तो काम नहीं कर रहा। वो कौन से पीएच पे काम कर रहा है पीएच 1.5 पे, विच इज़ द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे अलग अलग एंजाइम दिए हुए, जैसे पेप्सिन 1.5 पीएच पे काम करता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज पीएच 5.4 पे काम करता है, यूरिएज 6.7 पे काम करता है, अमाइलेज न्यूट्रल पीएच 7 पे काम करता है, और कुछ एंजाइम जो बेसिक पीएच पे काम करते हैं जैसे ट्रिप्सिन। डाइजेशन हमने पढ़ा होगा तो हमें पता होगा कि पैनक्रियाज के अंदर जो ट्रिप्सिन होता है वहाँ पे मीडियम बेसिक होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो 7.8 पीएच पे काम करेगा। अल्कलाइन फॉस्फेट 9.5 पीएच पे काम करेगा। So in qualitative term, the effect of pH on enzyme activity can be attributed to several factors, some or all of which may operate at the same time. The change in pH can cause denaturation of the enzymatic protein, rendering it inactive. तो basically pH का जो effect होता है वो enzyme पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर पीएच के अंदर कोई भी चेंज आएगा तो उससे एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डीनेचर, जैसे अभी हमने हीमोग्लोबिन का पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन क्या एक तरीके से प्रोटीन से ही बना हुआ है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी है। उसी तरह जो प्रोटीन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कभी कभी सेकेंडरी होता है, कभी कभी
टर्जरी होता है। अगर पीएच चेंज होगा तो ये सेकेंडरी या टर्जरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट होने लग जाएगा, और अगर उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हुआ तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड साइड चेन विच फॉर्म बाइंडिंग एंड कैटालिटिक ग्रुप। कैटालिटिक एक्टिविटी may be possible only when these side chains are in correct state of ionization। तो जो हमारा एंजाइम है, अगर ये हमारा एंजाइम है, यहाँ पे इसकी साइट है जहाँ पे आके एक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो ये जो एक्टिव साइट है, ये जो कैटालिटिक साइट है, वहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं जो एक ऑप्टिमल पीएच पे ही आयोनाइज होंगे या अपने रिएक्शंस या बॉन्डिंग्स बनाएंगे। अगर आप पीएच चेंज करेंगे तो इनकी जो स्टेट ऑफ आयोनाइजेशन है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइम इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज एन एंजाइम नीड टू चार्ज या आयोनाइज साइड चेन। मान लो एक एंजाइम तब काम करेगा, अब हमें पता है बेटा एंजाइम किससे बना हुआ है, प्रोटीन। एंजाइम इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन है तो वो किससे बना हुआ है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से। अगर वो अमीनो एसिड से बना हुआ है तो अमीनो एसिड का एक एन टर्मिनल भी होता है और एक सी टर्मिनल भी होता है। दैट मीन्स एंजाइम के पास एक एन टर्मिनल भी है और एक सी टर्मिनल भी है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट में टाइट्रेशन कर्व पढ़ा था, तो टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन में भी हमने पढ़ा था कि अलग अलग पीएच पे वो प्रोटोनेट होते रहते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन एक एक करके लूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके चार्जेस भी अलग होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। लेट अस सपोज एन एंजाइम नीड टू चार्ज और आयोनाइज साइड चेन्स। मान लो हमें एंजाइम उस स्टेट में चाहिए जब उसके दोनों ग्रुप्स एन टर्मिनल पे भी चार्ज हो और सी टर्मिनल पे के ऊपर भी चार्ज हो। मतलब यहाँ पे भी NH3 है और यहाँ पे भी COO माइनस है। इस पीएच पे, जिस पीएच पे इसके पास, मतलब इसने सिर्फ हाइड्रोजन लूज करा और यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ना NH3 वाला, ये लूज नहीं करा, क्योंकि हमने टाइट्रेशन कब में पढ़ा था कि जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे ये हाइड्रोजन लूज करते हैं, डीप्रोटोनेट करते हैं। ठीक है, तो अभी COOH ने तो हाइड्रोजन लूज कर दिया, वो तो बन गया COO माइनस। ठीक है, लेकिन NH3 ने अभी तक हाइड्रोजन लूज नहीं करा, तो इस स्टेट में ये एंजाइम एक्टिव है, इस पीएच पे ये एंजाइम एक्टिव है। अगर अब हमने पीएच बढ़ाया तो पीएच बढ़ाने से ये हाइड्रोजन लूज कर देगा, और यहाँ पे क्या आ गया, NH2। ये अनआयनाइज फॉर्म में होगा तो ये एंजाइम काम नहीं कर रहा है, इसकी नो कैटालिटिक एक्टिविटी। अगर मैंने पीएच डिक्रीज करा, मतलब कि एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करा, तो ये हाइड्रोजन आयन गेन करेगा। अगर हाइड्रोजन आयन गेन करा तो ये जो COO माइनस था ये क्या बन गया, COOH। इस स्टेट में भी ये अनआयनाइज फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी इसकी कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है। मतलब कि पीएच के चेंज होने से एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो चेंज हो सकती है। अब सपोज करो, अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल मान के चले, लेट्स से कोई एंजाइम इस स्टेट में एक्टिव है जहाँ पे उसके पास एक NH3+ हो और एक COOH, मतलब एक नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो एंजाइम जो है वो एक्टिव है। ठीक है, अगर अब मैं इसका पीएच बढ़ाती गई तो पहले ये वाला हाइड्रोजन लूज करेगा, COO माइनस बना देगा, फिर यहाँ से भी हाइड्रोजन लूज करेगा, NH2 बना देगा। तो ना तो ये यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे भी ये होगा इनएक्टिव, और यहाँ पे भी ये होगा इनएक्टिव। तो मतलब अगर हम पीएच चेंज कर रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है जी, एक बार फटाफट से एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं। दिस आयनाइजेशन स्टेट वुड ओनली बी पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर पीएच। तो हमने कहा कोई एक एंजाइम है वो तभी काम करेगा जब NH3 के ऊपर भी चार्ज है और COO माइनस के ऊपर भी चार्ज है। ठीक है, और ये किसी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही पॉसिबल हो पा रहा है। उस पीएच रेंज को हमने बोल दिया इसका ऑप्टिमल पीएच। एट एसिडिक पीएच, अब अगर हम एसिडिक पीएच देखें, मतलब कि अगर हम पीएच को डिक्रीज करें, क्योंकि 7 होता है न्यूट्रल, 7 से बढ़ेगा तो बेसिक, और 7 से कम होगा पीएच तो एसिडिक। तो अगर हम एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो बेटा इसका मतलब हम पीएच को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने पीएच डिक्रीज करा तो COO ग्रुप जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, वो हाइड्रोजन गेन कर लेगा, COOH बन जाएगा। अगर हम बेसिक पीएच लेते हैं, मतलब हम पीएच इंक्रीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कम कर रहे हैं, तो वहाँ पे NH3+ जो है वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन लूज कर देगा और बन जाएगा NH2। Consequently, in both these situations, the catalytic activity decreases for lack of proper combination of the ionizable side chain। यहाँ पे जो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम कह सकते हैं मेजोट्रा आयन की फॉर्म में ही एक्टिव था जब इसके ऊपर नो नेट चार्ज है। ठीक है, तो अब दोनों ही कंडीशंस में पीएच शिफ्ट करने में ये एंजाइम उतना एक्टिव नहीं रहा या टोटली इनएक्टिव हो गया। लास्टली, द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑफ एंजाइम could also result from the change in ionization state of the charged substrate with change in pH affected binding to the enzyme। ये भी हो सकता है कि जो पीएच चेंज हुआ, पीएच के चेंज होने का रीज़न सबस्ट्रेट था। मान लो जो सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होने वाला है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो उस सबस्ट्रेट के चार्ज की वजह से भी कभी कभी एंजाइम का पीएच चेंज हो जाता है और वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाता। So with this, we are done with the paper. Thank you for watching. All the best for your exam. And if you have any doubt, put that in the comment section. Thank you.